अस्सलामुअलैकुम वंस अगेन। आज हम चंद फिज़िक्स के एमसीक्यूज़ इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ को स्टडी करेंगे। हमारे पास यहाँ पर एमसीक्यूज़ नंबर 1 है। इफ़ द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब इज़ 1.76 सेंटीमीटर क्यूब। एक यानी क्यूब का यानी मकबनुमा जिस्म का जो वॉल्यूम है वो 1.76 सेंटीमीटर क्यूब है। देन द वॉल्यूम ऑफ 21 सच क्यूब। तो फिर ऐसे 21 बिल्कुल उस जैसे 21 क्यूब्स का यानी 21 और मज़ीद क्यूब्स हों तो उनको उनका वॉल्यूम क्या होगा, और वॉल्यूम का आंसर राउंड ऑफ करके कितने डिजिट में देना है, 3 डिजिट में देना है। अब हमारे पास एक क्यूब का जो वॉल्यूम है वो 1.76 है, 1.76 है, 1.76 सेंटीमीटर क्यूब आ रहा है। तो हम क्या करेंगे कि 1.76 को 21 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 36.96। तो इसमें जो हमारे पास ये आंसर आ रहा है 36.96, ये हमारे पास करेक्ट आंसर होगा ये। लेकिन अब वो बोल रहा है कि हमने क्या करना है, 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक आंसर को क्या करना है, राउंड ऑफ भी करना है, राउंड ऑफ टू 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो 36.96 को जब हम राउंड ऑफ करेंगे तो 37.0 आएगा। तो ऑप्शन डी क्या होगा, करेक्ट होगा इसका। अब आते हैं सेकंड एमसीक्यूज पे। तो सेकंड एमसीक्यूज में ये क्या करे, द नंबर 123.4 कैन आल्सो बी रिटन इन सिग्निफिकेंट नोटेशन एज। तो सिग्निफिकेंट नोटेशन में हमें कैसे लिख सकते हैं, तो हम जानते हैं कि फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के राइट साइड पे डेसिमल को होना चाहिए। तो डेसिमल की जो असल प्लेस है वो 1 के बाद है। यहाँ पर जो नीचे 1 है, 1 के बाद डेसिमल को होना चाहिए। तो 1 के बाद अगर डेसिमल को हम लगाते हैं तो पॉइंट को हमने 3 से उठाकर 2 के बाद पहले लाना होगा। तो 2 डिजिट क्या करने होंगे, रिप्लेस करना होगा पॉइंट को। अब चूंकि हम क्या करेंगे कि राइट साइड से लेफ़्ट साइड के जानिब क्या करेंगे, पॉइंट को रिप्लेस करेंगे। तो लिहाजा हमारे पास जो एक्सपोनेंट होना चाहिए वो प्लस का 2 होना चाहिए। तो इसका राइट आंसर होगा 1.23 एक्सपोनेंट 24। तो 1.23 एक्सपोनेंट 24 कौन सा ऑप्शन आ रहा है, ऑप्शन नंबर सी आ रहा है, जो हमारे पास क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद हमारे पास है एमसीक्यू 3 है। द प्रीफिक्स यूज्ड फॉर द मल्टीपल वैल्यू ऑफ एक्सपोनेंट -9 इज। एक्सपोनेंट -9 क्या मतलब, प्रीफिक्स क्या होगा। तो एटो का मतलब होता है 18, पिको का मतलब माइनस का 12 होता है, एटो का मतलब -18 होता है, नैनो का मतलब -19 और फेमटो का मतलब -15 होता है। तो इसमें जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा एक्सपोनेंट -9 का यानी नैनो होगा। 4 हमारे पास है, विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू मेजर द इंटरनल डायमीटर ऑफ पाइप। डायमीटर पाइप है हमारे पास, जैसे पानी वगैरह का पाइप होता है तो उसका इंटरनल, जैसे पाइप का तो काफ़ी डायमीटर ज़्यादा होता है, तो उसका इंटरनल डायमीटर फाइंड करने के लिए हम क्या चीज़ यूज़ करेंगे, यानी मीटर रूल यूज़ करेंगे। तो मीटर रूल तो नहीं यूज़ कर सकते, स्क्रू गेज, वर्नियर कैलिपर्स, मेजरिंग सिलेंडर। तो इसमें जो मीटर रूल हो गया, स्क्रू गेज और वर्नियर कैलिपर, ये तीनों लेंथ के मेजर करने के इंस्ट्रूमेंट हैं, जबकि मेजरिंग सिलेंडर जो है ये वॉल्यूम को मेजर करने का इंस्ट्रूमेंट होता है। तो वो मेजरिंग सिलेंडर तो पॉसिबल नहीं है, जबकि मीटर रूल तो बहुत बड़ा होता है, तो पाइप का डायमीटर उससे फाइंड नहीं कर सकते। स्क्रू गेज का जो लीस्ट काउंट होता है ये बहुत छोटा होता है, लिहाजा इससे भी नहीं कर सकते। वर्नियर कैलिपर से करेंगे क्योंकि उसके इंटरनल जाज को हम क्या करेंगे, यूज़ करेंगे। नंबर 5 है, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर द स्केलर क्वांटिटीज़ एक्सेप्ट। नीचे कुछ हमें क्वांटिटीज़ दी गई हैं, इनमें से सारी की सारी क्या हैं, स्केलर क्वांटिटीज़ हैं, लेकिन सिर्फ एक को छोड़कर। अब वो एक कौन सी है वो बतानी है आपने, जो स्केलर यानी नहीं है। तो जो स्केलर नहीं है तो वो बतानी है। टाइम तो स्केलर है, मास भी स्केलर है, डिस्टेंस ये भी स्केलर है, वेलोसिटी। तो वेलोसिटी हमारे पास क्या होती है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट होता है, लिहाजा वेलोसिटी जो है वो करेक्ट आंसर होगा हमारा ये ऑप्शन डी, ये करेक्ट आंसर, क्योंकि वेलोसिटी स्केलर क्वांटिटी नहीं होती। ठीक है, अब आंसर पे आते हैं नंबर 6 पे। नंबर 6 में कह रहे हैं कि अ चाइल्ड ड्रॉप्स अ टेनिस बॉल फ्रॉम अ हाइट ऑफ 10 मीटर, द वेलोसिटी ऑफ बॉल जस्ट बिफोर इट स्ट्राइक्स द ग्राउंड विल बी। एक बॉल को हम क्या करते हैं, 10 मीटर की हाइट से क्या करते हैं, ड्रॉप करते हैं टेनिस बॉल।
तो उसकी जो वेलोसिटी होगी जस्ट बिफोर स्ट्राइक द ग्राउंड, यानी स्ट्राइक ग्राउंड को स्ट्राइक करने से पहले पहले। तो फाइनल वेलोसिटी मालूम करें। इनिशियल वेलोसिटी क्या है 0, फाइनल वेलोसिटी क्या करनी है मालूम करनी है। तो आपने क्या करना है, वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी का फार्मूला लगाना है। तो वी एफ इज इक्वल टू वी आई तो 0 हो जाएगा, ए और टी। तो ए हमारे पास क्या है, ए हमारे पास है यहाँ पे 10, और टी ए टी टाइम हमारे पास नहीं है। तो टाइम क्या करना है, टाइम वाला फार्मूला सॉरी नहीं लगा सकते, हम हाइट वाला लगाएंगे। तो हाइट वाला फार्मूला कौन सा आता है, 2AS। तो 2AS, 2 को ए से और फिर एस से, यानी 2GH हो जाएगा। तो GH को यानी 100 और 200, और वी आई का स्क्वायर वी एफ का स्क्वायर 200 का आप क्यूब ले लेना, सॉरी स्क्वायर रूट ले लें। तो कितना तकरीबन आ जाएगा, 200 का जो स्क्वायर रूट होता है वो तकरीबन हमारे पास आ जाएगा 10 10 ज़ार 100 होता है, और 15 15 ज़ार 200 14, आई थिंक 14 तक हो जाएगा, ये 14 तक आंसर आएगा ये हमारे पास। कैलकुलेटर से आपने अंडर रूट 200 निकालना है, इक्वेशन थर्ड यूज़ होगी इसके अंदर। इसके बाद हमारे पास है द गिवन टेबल शोज द डिस्टेंस कवर्ड बाय कार टू ऑफ अ स्ट्रेट रोड इन 4 डिफरेंट सेगमेंट्स। मुख्तलिफ सेगमेंट्स के अंदर क्या कर रही है, कार ने डिस्टेंस ट्रेवल किया है और वो नीचे हमें टेबल में गिवन है। सेगमेंट 1 के अंदर क्या है, 0 से 10 तक, यानी 0 से 10 यानी 10 मीटर उसने किया। फिर उसने क्या किया कि सेगमेंट 2 के अंदर उसने 11 से 22, तो 11 से 22 उसने कितना हो गया, 11 को छोड़ दें तो 22 में से 11 निकाले तो 11 यानी 11 मीटर किया। 3 में हमारे पास क्या किया, 23 से 35, तो ये हमारे पास क्या आ रहा है 12, और 14 में हमारे पास अगर आप निकालें तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा, 13 आ जाएगा। पहले में 10, फिर 11, फिर 12, फिर 13। इफ़ द कार टेक्स सेम इंटरवल ऑफ टाइम टू कवर ऑल 4 सेगमेंट्स, यानी इनको अगर ट्रेवल करने के लिए, इन सेगमेंट्स को ट्रेवल करने के लिए टाइम अगर सेम लिया होगा कार ने, तो फिर क्या होगा, देन द कार एक्सेलरेटिंग, यानी कार का एक्सेलरेशन बढ़ रहा है, इज़ डी एक्सेलरेटिंग यानी एक्सेलरेशन कम हो रहा है, हैज़ यूनिफॉर्म वेलोसिटी, वेलोसिटी उसकी यूनिफॉर्म है, कम्स टू रेस्ट आफ्टर ईच सेगमेंट, हर एक सेगमेंट के बाद वो रेस्ट पोजीशन में आ जाती है। ठीक है, तो आपने बताना है कि अब यहाँ देखें अगर आप, तो यहाँ पे हमें क्या पता चलता है कि पहले वाले के अंदर 10 मीटर कवर किया, दूसरे के अंदर 11, तीसरे के अंदर 12, तीसरे का चौथे के अंदर 13, हर एक में एक एक मीटर डिस्टेंस क्या होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। टाइम इंटरवल उसने क्या बोल दिया कि कवर ऑल 4 सेगमेंट्स सेम इंटरवल ऑफ टाइम। तो सेम इंटरवल ऑफ टाइम अगर हम लेंगे तो वेलोसिटी क्या होती जा रही है, इंक्रीज़ होती जा रही है। तो जब वेलोसिटी इंक्रीज़ हो तो उस वक्त जो एक्सेलरेशन होता है वो पॉजिटिव एक्सेलरेशन, यानी कार को एक्सेलरेट किया जा रहा है, उसकी वेलोसिटी बढ़ रही है। तो फर्स्ट ऑप्शन होगा इसका इज़ एक्सेलरेटिंग। डी एक्सेलरेटिंग तो उस वक्त होता कि जब वेलोसिटी डिक्रीज़ हो रही थी। और हैज़ यूनिफॉर्म वेलोसिटी, यूनिफॉर्म वेलोसिटी नहीं है क्योंकि यूनिफॉर्म डिस्प्लेसमेंट नहीं आ रहा। अब आते हैं नंबर 7 पे। इफ़ अ फोर्स ऑफ 10 न्यूटन इज़ एक्टिंग ऑन बॉडी अलोंग एक्स एक्सिस, अगर एक बॉडी पर फोर्स लग रही है अलोंग एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में, कितने न्यूटन की है, 10 न्यूटन की है, और देन द वैल्यू ऑफ दिस फोर्स एक्टिंग ऑन द वाई एक्सिस विल बी, तो उस फोर्स का जो कंपोनेंट होगा उसकी वैल्यू जो होगी वाई एक्सिस पर क्या होगी। तो जब हम जानते हैं कि टोटल की टोटल वैल्यू एक्स एक्सिस पर है, एक्स एक्सिस की जाने में, तो वाई एक्सिस पर उसकी वैल्यू क्या होती है, ज़ीरो होती है। तो 0 न्यूटन होगा इसका आंसर, 0 न्यूटन। कंसीडर द गिवन ग्राफ टाइम स्पीड टाइम ग्राफ है। अब ये स्पीड टाइम ग्राफ हमें नीचे गिवन है, वाई एक्सिस पे स्पीड को लिया और एक्स एक्सिस पे टाइम को लिया हुआ है, और 2 पॉइंट यहाँ पर हमारे पास एक्स और यहाँ पर वाई आ रहा है, ये एक्स है और यहाँ पर क्या है, वाई है। तो हमने क्या बताना, द टाइम ऑफ एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम पॉइंट एक्स टू वाई इज़, एक्स से लेकर वाई तक ऑब्जेक्ट की जो स्पीड होगी वो क्या होगी, डिक्रीजिंग, वो डिक्रीज़ हो रही है, इंक्रीजिंग इंक्रीज़ हो रही है, यूनिफॉर्म यूनिफॉर्म है, या ज़ीरो है। तो जब कोई एक्सिस क्या होता है, जैसे ये जो हमारे पास ये लाइन जो है ये टाइम एक्सिस के बिल्कुल पैरेलल है, तो ऊपर की जानिब अगर हमारे पास यूँ होता, ये यूँ है, लाइन ऊपर की जानिब नहीं बढ़ रही ना नीचे की जानिब आ रही है,
तो ये वाला पॉइंट देखें, ये वाला पॉइंट देखें, या किसी भी इस लाइन पर x से लेकर y तक कोई भी पॉइंट लेंगे, स्पीड सेम आएगी। तो स्पीड जो है कि वो यूनिफॉर्म है, स्पीड चेंज नहीं हो रही। तो स्पीड कौन सा ऑप्शन ठीक होगा? सी वाला ऑप्शन ठीक होगा। अब हमारे पास है ये कुछ एक फिगर है, ऊपर क्वेश्चन पढ़ने की नीड नहीं है, फिगर को देखकर भी हम बता सकते हैं क्या है कि 36 न्यूटन की कुवत लग रही है और ये सिस्टम ऑफ हमारे पास मासेज हैं, 3 मासेज हैं, 8, 6 और 4 हैं, और इनको खींचने के लिए जो फोर्स लग रही है वो 36 न्यूटन की लग रही है। तो फोर्स हमारे पास हो गई 36। अब मास, तो इन तीनों मासेस को इकट्ठा खींच रही है, तो तीनों मासेस को जमा करना पड़ेगा। 8 और 6 14 हो जाएगा, 14, 14 प्लस 4 तो ये हो जाएगा 18। अब मास हमारे पास है 18 और फोर्स हमारे पास है 36। तो हमने क्या बताना था? एक्सेलरेशन ऑफ दिस सिस्टम ऑफ मास इज, एक्सेलरेशन क्या करने वाला हूँ, न्यूटन सेकंड लॉ यूज़ होगा। तो हम क्या करेंगे, फोर्स को डिवाइड कर देंगे किससे? F इज इक्वल टू एम ए। तो एक्सेलरेशन जब मास नीचे जाके डिवाइड हो जाएगा तो 36 को 18 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 2। कहाँ रहा? ये सेकंड वाला, ये 2 रहा। तो 2 मीटर पर सेकंड जो हमारा होगा क्या होगा? आंसर होगा। इसके बाद हमारे पास MCQ नंबर 11 है। हाउ मच सेंट्रीपिटल फोर्स इज नीडेड टू मूव अ बॉडी फ्रॉम बॉडी ऑफ मास 10 kg in a circle of radius 20 meter with a speed of 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 3 मीटर पर सेकंड। सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होगी? बॉडी का मास हमारे पास सर्कुलर पाथ पे बॉडी मूव कर रही है, ज़ाहिर है सेंट्रीपिटल फोर्स सर्कुलर पाथ के लिए होती है। अगर स्ट्रेट पाथ पे बॉडी मूव करेगी तो उसके लिए सेंट्रीपिटल फोर्स होती ही नहीं है। तो सेंट्रीपिटल फोर्स क्या करनी है? हमने मालूम करनी है, जबकि जो मास है वो 10 है और रेडियस है 20, और जिस स्पीड से वो मूव कर रही है वो है 3। तो सेंट्रीपिटल फोर्स फाइंड करनी है। तो सेंट्रीपिटल फोर्स का फार्मूला हमारे पास क्या होता है? mv²/r, mv²/r फार्मूला होता है हमारा। तो mv² पहले हम क्या लिखेंगे? m लिखेंगे, फिर v²। तो v² पहले v का स्क्वायर ले लो, तो 3 का स्क्वायर ले लें, क्या आ जाएगा? 9 आ जाएगा। अब m से मल्टीप्लाई करो तो 10, 90 हो गया। अब 90 को डिवाइड कर लो 20 से, क्योंकि r क्या है? 20 है। तो 90 डिवाइडेड बाय 20, तो ये 4 पॉइंट कुछ आएगा। तो 4 पॉइंट समथिंग, तो 4 पॉइंट समथिंग में आंसर कौन सा है? ये 4 वाला, ये बी वाला 4.5। ये देखें 4.5, ये क्या होगा? हमारा आंसर होगा। ये हमारे पास है 12। इट इज़ डिफ़िकल्ट टू ड्राइव अ कार ऑन एन ऑयली रोड बिकॉज द फ्रिक्शनल फोर्स। तो बोलते हैं कि ऑयली रोड पर कार को चलाना, ड्राइव करना बहुत डिफ़िकल्ट होगा, क्योंकि फ्रिक्शनल फोर्स, भाई फ्रिक्शनल फोर्स क्या नहीं होगी वहाँ पे? बहुत ज़्यादा होगी। इंक्रीजेस, डिक्रीजेस, कम हो जाएगी, बिकम ज़ीरो, ज़ीरो हो जाएगी, रिमेज अनचेंज, यानी आयल होने की वजह से जो होगी वो फ्रिक्शनल फोर्स चेंज नहीं होगी। तो कौन सा? ये बोले कि चेंज नहीं होगी, ये बोल रहे कि ज़ीरो हो जाएगी, ये बोल रहे डिक्रीज़ हो जाएगी, और ये बोल रहे इंक्रीज़ हो जाएगी। तो हम ज़ीरो तो नहीं कह सकते, ठीक है, क्योंकि अगर स्लो स्लो में चलेगा तो कोई मसला नहीं है, लेकिन डिक्रीज़ हो जाएगी। जो नीडेड फ्रिक्शनल फोर्स होगी, जो कार को ड्राइव करने के लिए रिक्वायर्ड होगी, वो नहीं वहाँ पे प्रेजेंट मौजूद नहीं होगी, लाए नहीं करेगी, तो लिहाजा कार गाड़ी को चलाना क्या हो जाएगा? मुश्किल हो जाएगा। टू फोर्सेज एक्ट एट अ राइट एंगल एट पॉइंट ओ एज शोन इन द गिवन फिगर। दो फोर्सेज हमें फिगर में नीचे गिवन है, कि बोलते हैं कि इसमें दो फोर्सेज हैं और ये दो क्या कर रही हैं? दो एक्सिस के लोग क्या कर रही हैं? एक्ट कर रही हैं पॉइंट ओ पर। व्हाट विल बी द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट फोर्स? मैग्नीट्यूड क्या होगा और रिजल्टेंट फोर्स क्या होगी? तो इस डायरेक्शन में हमारे पास है 12 और इस डायरेक्शन में हमारे पास है 9। तो 12 न्यूटन एक्स एक्सिस के लोगे और 9 न्यूटन वाई एक्सिस के लोग। तो रिजल्टेंट जो होगा इन दोनों के दरमियान में यहाँ पर होगा, इस बिल्कुल इसके दरमियान में। तो इसको हम रिप्लेस करके यहाँ लेकर आएंगे। तो ये हमारे पास 9 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर, तो 12 का स्क्वायर 144 होता है, प्लस 9 का 81 होता है। तो दोनों को जमा कर लीजिए और पैथागोरस में क्या कर लीजिए? हाइपोटेन्यूस वाला फार्मूला लगा लीजिएगा। इसको कौन सा फार्मूला लग जाएगा? F इजिकल टू √f(x)² प्लस f(y)²। ये f(x) है, ये f(y) है, ठीक है। कंपोनेंट समझ लें आप, फोर्स समझ लें।
तो किसके अलोंग होगी? होगी तो लाजमी तौर पर ओ क्यू के अलोंग होगी, ओ से लेकर क्यू तक। अब ओ से लेकर क्यू तक कौन कौन से ऑप्शन है हमारे पास? पहला वाला है और तीसरा वाला, या तो 15 होगा या तो 21 होगा। अब कैलकुलेटर से मैं सॉल्व करके नहीं, आप खुद ही सॉल्व कर लीजिएगा इसको, फार्मूला कौन सा यूज़ होगा देख लीजिएगा। अंडर रूट एफ एक्स स्क्वायर प्लस एफ वाई स्क्वायर का ऑप्शन यूज़ होगा। अ स्पोर्ट कार इज़ मेड स्टेबल। स्पोर्ट कार को स्टेबल किस तरह बनाया जाता है? तो स्पोर्ट कार के बारे में सभी जानते हैं, उसकी हाइट को कम किया जाता है और उसका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है उस ताकि उसको कम से कम हो, ताकि उसको हम क्या कर सकें, स्टेबल ज़्यादा से ज़्यादा होता है वो चीज़, जिसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी ज़मीन के जितना नज़दीक होता है वो उतना ही क्या होता है, स्टेबल होता है। राइजिंग द हाइट, हाइट बढ़ाने से। इंक्रीजिंग इट्स स्पीड, उसकी स्पीड तेज़ करने से। डिक्रीजिंग इट्स विड्थ, उसकी विड्थ को कम करने से। तो पहले जो तीन ऑप्शन है अगर हम ये करेंगे तो कार स्टेबल होने के बजाय अनस्टेबल होगी, अनस्टेबिलिटी की, क्योंकि ऊंची जितनी होगी तो जल्दी कल्टी होगी। अगर स्पीड को हम बढ़ाएंगे तो जितनी स्पीड को ज़्यादा बढ़ाएंगे तो स्पीड को बढ़ाने से स्टेबिलिटी इंक्रीज नहीं हो रही है। स्टेबल हम स्पीड को बढ़ा कर नहीं कर सकते, हम क्या करेंगे, उसके सेंटर ऑफ ग्रेविटी को लो करेंगे, कम से कम करेंगे। तो उससे क्या होगी, उसकी स्टेबिलिटी में इजाफा होता है। और आप ये देख भी सकते हैं कि उसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी यानी उसकी हाइट को कम से कम ज़मीन से जोड़ा होता है बिल्कुल। द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन एक्सिस ऑफ रोटेशन एंड द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स इज कॉल्ड। एक्चुअली में ये स्टूडेंट ये इसका जिक्र कर रहा है, मूवमेंट आर्म का जिक्र कर रहा है, टॉर्क का जिक्र कर रहा है ये। तो टॉर्क में हमारे पास क्या होता है कि जो डिस्टेंस होता है वो कौन सा होता है, वो उस पॉइंट से डिस्टेंस होता है जिस पॉइंट पे फोर्स लग रही होती है, और उस वो बॉडी जिस पॉइंट के अबाउट क्या करती है, रोटेट करती है, तो उन दोनों पॉइंट्स के दरमियान क्या होता है, वो वर्टिकल डिस्टेंस होता है। और जिस पॉइंट पे फोर्स लग रही थी उसको हम कहते हैं एक्शन ऑफ फोर्स कहते हैं, लाइन ऑफ एक्शन कहते हैं उसको। और वो पॉइंट क्या कहलाता है हमारे पास, वो पॉइंट कहलाता है हमारे पास मोमेंट आर्म कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर सी है इसका। आफ्टर डिस्टर्बेंस इफ़ अ बॉडी कम्स टू रेस्ट, अगर किसी बॉडी को डिस्टर्ब करें और वो अपनी इनिशियल पोजीशन में आ जाए यानी हालत सुकून में आ जाए, एंड सेंटर ऑफ ग्रेविटी रिमेन्स अनचेंज, और सेंटर ऑफ ग्रेविटी यानी चेंज ना तो यानी ऊंचा हो ना तो लो हो, देन दिस स्टेट ऑफ बॉडी इज और आर आइडेंटिफाइड एज। तो उसको हम किस तरह आइडेंटिफाई करते हैं, स्टेबल, अनस्टेबल और न्यूट्रल। तो तीन हमारे पास इक्विलिब्रियम की कंडीशंस है, स्टेबल इक्विलिब्रियम, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम और न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। तो ये स्टेबल इक्विलिब्रियम में है, क्योंकि अनस्टेबल में जो हमारे पास होता है बॉडी दोबारा अपनी इनिशियल पोजीशन में नहीं आ सकती, और न्यूट्रल में जो हमारे पास बॉडी एक न्यू जो स्टेट है वो ऑक्यूपाई करती है, बिल्कुल सेम होती है जो ओरिजिनल पोजीशन की तरह होती है, बल्कि ओरिजिनल पोजीशन में वापस नहीं आती। तो ओरिजिनल पोजीशन में जो वापस आती है वो सिर्फ और सिर्फ स्टेबल वाली कंडीशन के अंदर होता है, और उसका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है वो चेंज नहीं होता। तो ऑप्शन वन ओनली, ऑप्शन वन ओनली क्या होगा, बिल्कुल ठीक होगा। अब हमारे पास है एमसीक्यूज नंबर 17 है, इफ़ अ कार ट्रेवल एट एन एवरेज स्पीड ऑफ 80 मीटर पर सेकेंड। अगर कार क्या कर रही है, 80 मीटर पर सेकेंड की एवरेज स्पीड से क्या कर रही है, मूव कर रही है इन अ रेस एंड कवर डिस्टेंस ऑफ 64, ये हमारे पास है 6,40,000, 6,40,000 मीटर, देन टाइम टेकन बाय द कार विल बी। तो टाइम जो होगा वो कार कितना टाइम लेगी, तो स्पीड हमारे पास है 80 मीटर पर सेकेंड और डिस्टेंस हमारे पास है 6,40,000, और टाइम क्या करना है, मालूम करना है। तो v इज इक्वल टू एस ओपान टी का फार्मूला यूज़ होगा, जिसमें हमने टी क्या करना है, मालूम करना है। तो टी किसके बराबर हो जाएगा, एस ओपान वी। तो 6,40,000 को आप डिवाइड कर लीजिए 80 से, 8,8 = 64,000। तो ये हमारे पास ऑप्शन होगा बी, ये वाला ऑप्शन होगा, क्योंकि 80 को इससे मल्टीप्लाई करने पर ये आ रहा है, क्योंकि ये डिस्टेंस है, ये स्पीड है, और ये हमारे पास है टाइम। आप फार्मूला यूज़ कर सकते हैं v = s/t। बॉल बेरिंग
बॉल बेरिंग क्या होता है भाई? वो बेरिंग होता है जिसको आप बेरिंग कहते हैं, वो एक्चुअल में उसका नाम बॉल बेरिंग होता है। गाड़ी वगैरह में यूज़ किया जाता है फ्रिक्शन को रिड्यूस करने के लिए, या स्लाइडिंग फ्रिक्शन को रोलिंग फ्रिक्शन में कन्वर्ट करने के लिए यूज़ करते हैं हम इसको। तो बॉल बेरिंग्स आर यूज्ड इन अ वैरायटी ऑफ लाइट एंड हैवी मशीनरीज बिकॉज दे हैव स्मॉल। बॉल बेरिंग्स को मुख्तलिफ वैराइटीज़ में हल्की और भारी मशीनों के अंदर इस्तेमाल किया जाता है। बिकॉज दे हैव स्मॉल, क्योंकि उनका होता है, क्या होता है भाई? साइज़ स्मॉल होता है, शेप स्मॉल होती है, मास स्मॉल होता है, एरिया इन कॉन्टैक्ट, एरिया इन कॉन्टैक्ट क्या होता है? स्मॉल होता है, बिल्कुल एरिया इन कॉन्टैक्ट होगा, क्योंकि उसके अंदर जो बॉल्स होती हैं उनका एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट बिल्कुल क्या होता है? कम हो। जिस तरह फुटबॉल का देखें तो एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट जो ज़मीन के ऊपर अगर आप रखें तो कम से कम एरिया ज़मीन के साथ क्या होगा? टच होगा, जिसको एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट कहते हैं, जो यानी कॉन्टैक्ट में आएगा। तो एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट होने कम होने की वजह से ही हम उसको यूज़ करते हैं, ताकि जिसमें फ्रैक्शन क्या हो? कम हो। इसके बाद एमसीक्यूज नंबर 19 है, एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद यूनिफॉर्म स्पीड इन अ सर्कल। एक ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म स्पीड के साथ मूव कर रहा है सर्कल के अंदर। इफ़ द रेडियस ऑफ पाथ इज डबल्ड देन सेंट्रीपिटल फोर्स विल बी। अगर एक ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है? यूनिफॉर्म स्पीड के साथ सर्कल में मूव कर रहा है, और जो पाथ का रेडियस है उसको अगर हम डबल कर दें तो सेंट्रीपिटल फोर्स विल बी। तो सेंट्रीपिटल फोर्स पे क्या इफेक्ट होगा? यानी रेडियस को डबल करने से सेंट्रीपिटल फोर्स पर इफेक्ट क्या आएगा? तो इसका आंसर बताने के लिए आपको सेंट्रीपिटल फोर्स का फार्मूला मालूम होना चाहिए। तो सेंट्रीपिटल फोर्स का फार्मूला क्या होता है? एफ सी इजिकल टू एम वी स्क्वायर ओवर आर। तो इस फार्मूले से पता क्या चलता है कि आर और जो एफ सी यानी सेंट्रीपिटल फोर्स है वो एक दूसरे के इन्वर्सली हैं। तो जितना आर बढ़ेगा सेंट्रीपिटल फोर्स कम होगी। तो आर यहाँ पे डबल हुआ है, तो सेंट्रीपिटल फोर्स क्या हो जाएगी? हाफ हो जाएगी, यानी आधी हो जाएगी। तो हाफ वाला ऑप्शन होना चाहिए। अब देखते हैं क्या ऑप्शन आ रहे। रिड्यूस टू हाफ है, बिकम्स डबल है, रिमेन्स द सेम है, रिड्यूस 4 टाइम्स। तो रिड्यूस टू हाफ वाला ऑप्शन होगा करेक्ट। तो एमसीक्यूज नंबर हमारे पास है 20। द टाइप ऑफ मोशन ऑफ सिंपल पेंडुलम इज। सिंपल पेंडुलम की जो मोशन होती है वो कौन सी टाइप में आती है? रोटेटरी में, वाइब्रेटरी में, ट्रांसलेटरी में और सर्कुलेटरी में। तो रोटेटरी तो आप जानते हैं स्टूडेंट्स के, रोटेटरी कौन सी मोशन होती है कि जो जिसमें कोई बॉडी रोटेट कर रही हो, जैसे कि सीलिंग फैन है, जैसे कि ज़मीन जो अपने एक्सिस पर रोटेट करती है, जैसे जो लाटू है वो रोटेट करता है। वाइब्रेटरी मोशन जो यानी एक फिक्स पोजीशन के अबाउट टू एंड फ्रो मोशन को हम वाइब्रेटरी कहते हैं। जिस तरह हमारे पास पेंडुलम क्लॉक का पेंडुलम होता है, या सिंपल पेंडुलम की बात कर लें, तो या फिर हमारे पास जो मेटल्स के अंदर जो एटम्स या इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो भी वाइब्रेटरी मोशन कर रहे होते हैं। तो पेंडुलम की वैसे मोशन जो है वो वाइब्रेटरी मोशन है। ट्रांसलेटरी का मतलब क्या होता है कि जो एक जगह से दूसरी जगह कंप्लीट ट्रांसफ़र हो जाए। तो अब पेंडुलम तो एक ही जगह पे झूला जाल चलता रहता है, बिल्कुल झूले की तरह, स्विंग की तरह बार बार अपनी मोशन को रिपीट करता है, तो वो वाइब्रेटरी होगा, वो ट्रांसलेटरी नहीं हो सकता। और सर्कुलेटरी में सर्कुलर पाथ पे मूव करना चाहिए, तो सर्कुलर पाथ पे मूव नहीं करता, तो लिहाजा सर्कुलरेटरी भी नहीं होगा। स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना काफ़ी है। आई होप कि आपको ये एमसीक्यूज जितने भी हैं आपके लिए इम्पोर्टेंट होंगे ये, और समझ आ गई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हाज़िर होंगे एक नए टॉपिक के साथ।